हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने बायोसेवर्ट का नियम पढ़ा। बायोसेवर्ट के नियम के कुछ अनुप्रयोग पढ़े और उसकी सहायता से अनंत लंबाई के तार या निश्चित लंबाई के सीधे तार और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के सूत्र पढ़े। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का रिलेशन है। जैसे हम जानते हैं गॉस का नियम, जिसमें चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। गॉस का नियम आपने पढ़ा है कि सरफेस इंटीग्रल E.ds 1/ε0 Q सिग्मा Q या टोटल Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का रिलेशन है, Q का मतलब Q और E का। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रिलेशन। यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट में एक इंटीग्रल का रिलेशन है, वो एम्पियर का परिपथीय नियम है। नियम को एज सच हम पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि ये एक वायर है यहाँ पर, जिसमें करंट ऊपर की तरफ आ रही है। करंट अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी, इस रूल के अकॉर्डिंग ये इस तरह से होंगी। इसको समझ लेंगे खाली, ये फील्ड लाइंस हो गई इसकी। अगर एक दूसरा वायर लेते हैं जिसमें करंट नीचे की तरफ जा रही हो, ये करंट की डायरेक्शन है, तो जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी दूसरे वाले की, मतलब इसके कारण वो ऐसे इस तरह की सर्किल होंगी। तीसरा एक वायर ले लेते हैं जिसमें मान लीजिए ऊपर की तरफ है, तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी। जहाँ पर ये कट रही हैं वहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यानी अलग अलग वायर्स के कारण अलग अलग ढंग की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो कुल मिला के ये समझिए कि वायर्स हैं, 3 वायर्स। इसमें करंट ऊपर की तरफ I1 आ रही है, नीचे की तरफ करंट I2 जा रही है, ऊपर की तरफ करंट I3 आ रही है। एक करंट और मान लीजिए ये क्या है, I4 है। ये भी मान लीजिए ऊपर की तरफ है, कागज़ से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। और एक लूप लिया जाता है, बंद पथ, जो कि ऐसा है। अब हम लूप पर चलते हैं क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज। उसी के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव अथवा नेगेटिव। करंट की 2 डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो अगर हम इस लूप पर इस तरह से चलते हैं क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ की करंट पॉजिटिव हो जाएंगी, अंदर की तरफ की करंट नेगेटिव हो जाएंगी। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, उस डायरेक्शन की पॉजिटिव हो जाएगी और इस तरफ की नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब ये आपके चलने की दिशा है, तो ये जो भी करंट इस दिशा में होगी वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार। तो हर पॉइंट पर B की दिशा होगी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इन चारों वायर्स के कारण कुछ ना कुछ तो होगी ही। वो मान लीजिए इस दिशा में है, इस पॉइंट पर। यहाँ पर DL छोटा सा लीजिए, उसकी डायरेक्शन जिस दिशा में आप चल रहे हैं उस तरफ लेंगे। DL के बीच कुछ ना कुछ कोण रहेगा। हर पॉइंट पर B की डायरेक्शन और DL की डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी। और ये लूप फिक्स नहीं है, बस बंद होना चाहिए, चाहे जिस शेप का होना चाहिए, और करंट इस लूप से पास होनी चाहिए। यानी इस लूप से जुड़ा हुआ कोई भी पृष्ठ अगर हम बनाते हैं, चाहे ये समतल पृष्ठ, चाहे इस तरह से ये लूप ले लिया गया, तो करंट इसको पेनेट्रेट करनी चाहिए, यानी करंट उससे पास होनी चाहिए, उसके समतल से। तो जो रूल बनाया गया, जो रूल है इनका, इंटीग्रल B.dl
ये बंद कर दिया गया, यानी क्लोज्ड कर्व पर इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो आई, जहाँ आई क्या है, इस लूप से गुजरने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। बंद गुजरने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। एल्जेब्राइक सम, और एल्जेब्राइक सम में पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस होना जरूरी है, इसलिए हमने बताया पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ऐसे ये चलने की आपकी दिशा हो गई, जैसे ये चल रहे हैं तो इधर की पॉजिटिव हो गई, I1 I3 पॉजिटिव हो गई, I2 नेगेटिव हो गई, ये करंट लूप से बाहर है तो ये कंसीडर नहीं की जाएगी। यानी इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू जीरो इस फिगर के अनुसार I1 प्लस I2 माइनस I3 होगा। जो स्टेटमेंट है नियम का वो लिख दे। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, किसी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकल का मान बंद पथ से गुजरने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू जीरो गुना होता है। इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। इस तरह का कर्व लेते हैं, एक ही करंट लेते हैं तो म्यू जीरो इंटू आई। बहुत सारी धाराएं हैं, इसके अंदर जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग पॉजिटिव नेगेटिव हम इसके चलने के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आप इस तरह से चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो अंगूठे की दिशा वाली दाहिने हाथ से देखेंगे पॉजिटिव ली जाएगी, अंदर वाली नेगेटिव ली जाएगी। इस तरह से चलते हैं तो जो इस दिशा में आएगी, कहने का मतलब ये चलने की दिशा रहेगी, दाहिने हाथ की अंगुलियां, ये पॉजिटिव करंट की दिशा रहेगी और करंट इसके सरफेस के अंदर से पास होनी चाहिए। कोई भी सरफेस इससे अगर बनाया जाए इस लूप से तो उसको ये करंट पेनिट्रेट करनी चाहिए, नहीं पेनिट्रेट करेगी तो एम्पियर का ये नियम लागू नहीं होगा। बाद में संशोधन हुआ था जिसमें रिस्ट्रिक्शन आया था कि इस लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी ये नियम सत्य होता है। हालांकि एम्पियर ने इसको नहीं बताया था, ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, इसको मैक्सवेल ने बताया था। ये नियम तभी तक सही है जब तक इसके अंदर लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज ना हो। यानी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू जीरो आई होगा, किन परिस्थितियों में होगा, तो उसमें इस परिस्थिति का ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज होगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसमें कुछ पार्ट जुड़ता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के चैप्टर में बताया जाएगा। एम्पियर के परप्रति नियम द्वारा अनंत लंबाई के चालक तार के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि जानते हैं कि म्यू जीरो अपान 2πI/r होती है, r दूरी पर बायो-सेवर्ट के नियम से निकाला गया है। एम्पियर के नियम का जब अनुप्रयोग करते हैं तब ऐसा परिपथ लेते हैं, जैसे गॉस के नियम में ऐसा पृष्ठ लेते थे जिस पर इंटीग्रल B.E.ds बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता था। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का नॉर्मल वेक्टर या तो परपेंडिकुलर होते थे या तो एक ही दिशा में होते थे, मतलब सिमेट्रिक सरफेस लिया जाता था। यहाँ पर भी एम्पियर के नियम का उपयोग करेंगे तो जो कर्व लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि ताकि B का मान निश्चित हो और B और dl की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो अथवा एक ही दिशा में हो। तो जानते हैं कि इस तरह की अगर फील्ड होती है, करंट इस दिशा में है तो फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कुलर होती हैं, ऐसे अंदर जाएंगी आएंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एम्पियर लूप ले लेंगे। ये जो लूप इसी को हम एम्पियर का लूप कंसीडर कर लेंगे, यानी वृत्तीय लूप कंसीडर करेंगे। r दूरी पर पॉइंट P है जहाँ पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो r त्रिज्या के एम्पीरियन लूप
वृत्ताकार, यहाँ पर लिख लीजिए वृत्ताकार एम्पीरियल लूप की रचना करते हैं। जिसका केंद्र धारावाहिक तार पर तथा तल तार के लंबवत हो। मतलब एक डिस्क ऐसे रख लीजिए, ऐसे करंट पास कर रही है, ऐसे लिया गया है। तो हर पॉइंट पर जहाँ भी आप डीएल लेंगे, बी की दिशा भी उसी के अनुदिश होगी, डीएल की भी दिशा उसी के अनुदिश होगी। दूरी एक समान है तो फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, एक समान होगी। अतः एम्पीरियन लूप के वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, यहाँ जो लूप कंसीडर कर रहे हैं उसे एम्पीरियन लूप कहते हैं। कि प्रत्येक बिंदु पर डीएल पैरेलल होगा बी के। क्यों? डीएल छोटा लेंगे तो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, ये फील्ड लाइंस होती हैं सर्कुलर, इसलिए बी की भी वैल्यू स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और क्योंकि लूप सममित है, सममित का मतलब तार से हर जगह उसकी दूरी एक समान है, अतः B का परिमाण, दिशा हर पॉइंट पर बदलेगी क्योंकि स्पर्श रेखा की दिशा बदल रही है। B का परिमाण नियत। अब एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से, परिपथी नियम क्या कहता है, इंटीग्रल B डॉट DL टू म्यू 0 I करंट इसमें जा रही है। क्लोज्ड कर्व हमारा R रेडियस का एक सर्किल है, इसको निकालेंगे। अब ये लिख दिए कि दोनों पैरेलल हैं, यानी B डॉट DL BS cos 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल B DL cos 0 इज इक्वल टू म्यू 0 I। B कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर बाहर हो जाएगा। जब बाहर हो जाएगा तो B इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व पर DL बराबर म्यू 0 I। DL क्लोज्ड पथ पर R त्रिज्या के हम चलेंगे, हर पॉइंट पर DL जोड़ते जाएंगे, परिधि मिल जाएगी। B गुणे परिधि बराबर म्यू 0 I। परिधि का मान होता है 2 पाई R म्यू 0 I, इसलिए B बराबर हो गया म्यू 0 अपान 2 पाई I बाई R। तो एम्पियर के नियम से कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पर आसान हो जाता है। और गॉस के बायो-सेवर्ट के नियम से जब यही फार्मूला निकालते हैं तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। एम्पियर के परिपथी नियम द्वारा अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है। ये कई फेरों की एक कुंडली होती है, जैसे एक पेन है, ये इंसुलेटर की बनी हुई है, इस पर कई फेरे इंसुलेटेड वायर के लगा दिए जाएं। इंसुलेटेड वायर का मतलब एक वायर दूसरे वायर में टच नहीं करेगा, बस फेरों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए एक सर्किल है और ये दूसरी सर्किल है, इसमें करंट इस तरह से जा रही है और इसमें भी करंट इस तरह से जा रही है, यानी अगर इधर से देखा जा रहा है तो दोनों में इस तरह से जा रही है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे है। फील्ड लाइन सर्किल के कारण कैसी होती है, ये करंट है अगर सेंटर पर ऐसे, और यहाँ पर क्या होती हैं, ये इस तरह से कोसेंट्रिक सर्किल्स होती है।
यहाँ पर भी इस तरह से कोसेंट्रिक सर्किल्स होती हैं। करंट की दिशा वो है, उल्टा हो गया। करंट की दिशा यहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ होगी, ये सर्किल ऐसे बाहर की तरफ बनाएंगी। यही ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आके सीधी हो जाती है। तो यहाँ पर भी करंट की दिशा, तो पर पहले क्लियर कर लीजिए यहाँ अंदर का कौन है, ये पोर्शन अंदर का है, ये पोर्शन अंदर का है। ये इस तरह से कर चल रही रखी हुई है, ये ऐसे आ रही है, यानी सेंटर पर तो ऐसे है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐसे जाके मुड़ेंगी, यहाँ पर देखेंगे ये भी ऐसे जाके ऐसे मुड़ेंगे। तो ये एक दूसरे को यहाँ कैंसिल आउट कर रही हैं, या कहिए इनका रिजल्टेंट यहाँ पर कम होगा। तो अगर परिणामी रूप से देखेंगे तो जो फील्ड लाइंस होगी ऐसे मिलेगी, दूसरी तरफ भी ऐसे मिलेगी। ये दो लूप हैं। इसी तरह से बहुत सारे अगर रख देंगे, ये करंट इस तरफ से इंटर करे और इस तरफ से निकले, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगी। तो एक तरफ नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती है और एक तरफ साउथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक सर्किल। तो एक तरफ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे जाके इंटर करती हैं, जैसे ये हो रही है। ये पास पास बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये सीधा हो जाता है कैंसिलर। पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कैंसिलेशन वहाँ दिख रहा था उसके कारण जीरो होती जाती है। ये डिपेंड करता है कि इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाएगी तो पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है। बहुत ज़्यादा लंबाई का मतलब अनंत लंबाई, अनंत लंबाई की मिलेगी नहीं। जैसे इसकी रेडियस कम है और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाए, ये अनंत लंबाई की तरह व्यवहार करेगी। तो अनंत लंबाई का यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि व्यास की तुलना में लंबाई बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको अनंत लंबाई की परिनालिका कहेंगे। तो देखेंगे कि एक जगह करंट निकल रही है और एक जगह करंट अंदर जा रही है इस परिनालिका में। तो परिनालिका को इस तरह से ना बना के हम दूसरे तरह से बनाते हैं। ये बहुत लंबी परिनालिका हो गई, कैपिटल एल लंबाई की मान लीजिए है। परिनालिका की लंबाई कैपिटल एल, कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या स्मॉल एन से लिखी जाती है, कुल फेरों की संख्या बटे पूरी लंबाई। फाइनाइट लंबाई है पर व्यास की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए इसको हम अनंत लंबाई और लंबी परिनालिका कहते हैं। एक तरफ से करंट, अभी जैसे हमने लिया था ये ऐसी स्थिति थी, तो मान लीजिए इधर से करंट ऊपर आती है और इधर से करंट नीचे जाती है। ये हमने बना लिया। ये धारावाही परिनालिका है जो मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। इसको थोड़ा बहुत हाई स्कूल में पढ़े हैं हल्का फुल्का। करंट निकल रही है, अंदर जा रही है, निकल रही है, अंदर जा रही है, निकल रही है, अंदर जा रही है, तो अंदर हमको फील्ड लाइंस पैरेलल मिलती हैं। बाहर नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। यहाँ निकट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो है। बहुत दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है, होगी भी, पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। एक ऐसा एम्पीरियन लूप बनाएंगे जिसमें जो इसके सिमेट्रिक रहे और जहाँ फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, डीएल हमारा उसके पैरेलल हो जाए, बाकी जगह मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है? जीरो है। तो इस तरह का एम्पीरियन लूप बना लीजिए। ये बहुत दूर नहीं ले जाएंगे, बहुत दूर ले जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी ही, नज़दीक रहेंगे तो फील्ड की वैल्यू जीरो होगी।
ये ए बी सी डी, इस दिशा में हम इस तरह से इस पर चलते हैं। करंट ऊपर की तरफ और ये चलने की दिशा इस तरफ, यानी पॉजिटिव आई रहेगा। इसमें ये कितनी लंबाई है, ये लंबाई मान लीजिए एल है। चूँकि एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं, इस लंबाई में एन एल फेरे हैं। एक में धारा आई है, कुल फेरे एन एल होंगे तो कुल धारा का मान हो जाएगा एन एल इंटू आई। इस लूप से, क्योंकि हम एम्पीरियन लूप लगाएंगे जिसमें 1 2 3 4 खंड है। ए बी जिस दिशा में है उसी दिशा में बी है, यानी इस पर बी और डी एल समांतर होंगे। इसमें बी इस दिशा में होगा, डी एल इस दिशा में होगा, लंबवत होगा अथवा बी का मान 0 होगा। इस यहाँ पर बी का मान 0 है, बी डॉट डी एल 0 होगा। यहाँ पर कुछ हिस्सों में बी 0 है, कुछ हिस्सों में बी और डी एल एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए बी डॉट डी एल 0 होगा। तो जो हमने लिखा है इसी को समझाया है। चित्र के अनुसार ए बी सी डी एम्पीरियन आयताकार एम्पीरियन लूप ए बी सी डी आयताकार की रचना करते हैं। ए डी तथा सी डी बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इस पर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा। ए बी पर, इस पर बी इसी दिशा में है, डी एल भी इसी दिशा में होगा। कहीं भी छोटा सा आप लेंगे, कहीं भी छोटा सा डी एल लेंगे, इसकी दिशा और बी की दिशा एक ही होगी, पैरेलल है। सी बी और ए डी पर, इस पर और इस पर अगर हम देखेंगे तो कुछ पोर्शन में बी 0 है, जहाँ बी 0 नहीं है वहाँ पर डी एल इस दिशा में है तो बी इस दिशा में है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। कहने का मतलब बी डॉट डी एल इस पर 0 होगा, इस पर भी 0 होगा, क्योंकि वहाँ बाहर निकट में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है। अब एम्पीरियल का लूप लगाते हैं। एम्पीयर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम क्या कहता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू 0 आई। आई का मतलब अंदर कुल धारा, इसकी यल लंबाई में जितने फेरे हैं उतना गुणे धारा। आई का मतलब क्या है, परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा, विद्युत धारा, एन एल आई। एन एकांक, यहाँ कितने फेरे होंगे, एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे, तो एल लंबाई में एन इंटू एल फेरे। एक फेरे में धारा आई है, मतलब इसमें जो इस तरह से लूप बना है इसमें आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो आई हो गया। और इंटीग्रल बी डॉट डी एल 4 भाग में बट जाएगा। इंटीग्रल ए बी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल बी सी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल सी डी ए बी बी सी सी डी प्लस इंटीग्रल डी ए बी डॉट डी एल, ये बराबर हो गया म्यू 0 एन एल आई के। अब इसमें ये कंडीशंस हमने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग इसको छोड़ के सब की वैल्यू 0 है। BC पर हमने रीजन लिखा है, वहाँ पर BC और इस पर दोनों पर या तो B 0 है या तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो ये भी 0 मिला, ये भी 0 मिला। इस पर B ही 0 है, ये B एक समान है, यानी इसकी वैल्यू आएगी AB पर B DL cos 0 बराबर म्यू 0 एन एल आई। B बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, यानी B
ए बी पर डी एल बराबर म्यू जीरो एन एल आई। ए बी की लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ, जो कि स्मॉल एल है, बी इंटू एल बराबर म्यू जीरो एन एल आई, एल एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई। ये फार्मूला होगा, जहाँ एन कैपिटल एन बाई एल है, कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई है। फार्मूला याद रखिए। किनारों पर जो फील्ड होती है वो इसकी आधी होती है, नोट कर लीजिएगा खाली। ये हम लोगों के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है कि जो लंबी परिनालिका है उसके किनारे पर यहाँ पर फील्ड, ये लास्ट किनारा जो होगा वहाँ पर फील्ड 1/2 म्यू जीरो एन आई होता है। टोराइड के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। टोराइड एक जैसे ट्यूब होती है, उस पर ऐसे वायर्स क्या कर दिए जाए, लपेट दिए जाए। एक परिनालिका है, इसी को क्या कर दीजिए, गोल कर दीजिए। तो अक्ष की जो त्रिज्या हो मान लीजिए क्या है, आर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई आर। अगर इसको परिनालिका समझा जाए तो लंबाई 2 पाई आर, कुल फेरे की संख्या कैपिटल एन हो तो स्मॉल एन मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल एन बटे 2 पाई आर। तो अक्ष पर जो बी है वो म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन की जगह कैपिटल एन बटे 2 पाई आर इंटू आई। ये फार्मूला होता है। निकलेगा कैसे, ये बहुत आसान है। ये दूसरा फिगर बनाते हैं। मान लीजिए निकालने के लिए आ गया, तो अब इसको एम्पीरियन लूप बनाइए। करंट जैसे वायर इस पे लपेटा गया है तो एक तरफ से निकलेगी, एक जगह इंटर करेगी, चाहे अंदर से निकले बाहर इंटर करते अथवा बाहर से निकले अंदर इंटर करे, जैसी भी होगी ये ले लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। एक एम्पीरियन लूप जो बनाएंगे, ये आर त्रिज्या का अक्ष से ही ये क्या करेगा, जाएगा, तो इसके अंदर वाली टोटल करंट आएगी। अंदर कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई। आई की जगह पर इस फार्मूले में ये जो लूप है इसके अंदर टोटल एन फेरे हैं, तो कैपिटल एन इंटू आई आएगा। और सर्कुलर है, हर पॉइंट पर बी का मान एक समान होगा, तो इसकी जो वैल्यू आती है बी इंटू 2 पाई आर आती है। तो बी बराबर म्यू जीरो एन बटे 2 पाई आर इंटू आई होता है। हालांकि ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, डेरिवेशन आया तो नहीं है अब तक, बोर्ड एग्जाम में आ भी गया। तो इसको एम्पीरियन लूप बनाइए, इसको लिखिए, सॉल्व कर दीजिए। ये बहुत ही आसान है। तो जब भी ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिखने के लिए आएगा कि एम्पीयर का नियम लिखिए परिपथी, उसकी सहायता से अनंत लंबाई का पूछा जाएगा, अथवा धारावाही परिनालिका का पूछा जाएगा, या इस टोराइड का पूछा जाएगा। फील्ड की वैल्यू निकालना, तो फील्ड की वैल्यू निकालना हम लोग सीख गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, उसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा।